हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं अपन अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए से कन्वर्ट हो रहा है वो बी में। ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसका जो रेट कांस्टेंट है, मैंने मान लिया रेट कांस्टेंट के है। और आप जानते हैं कि अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी जो यूनिट आएगी रेट कांस्टेंट की हो जाएगी मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है। अब मैं अगर इस रिएक्शन की रेट की बात करूं तो देखिए, इस रिएक्शन की जो रेट है वो यहां से होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर जीरो, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर ऐसा है तो मैं यहां से बोल दूंगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट है वो रेट ए की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पर जो रेट है वो ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए इस रिएक्शन की जो रेट है वो पूरी की पूरी रिएक्शन के दौरान क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। क्योंकि ए की कंसंट्रेशन चाहे कितनी भी कम हो जाए, ए चाहे इस कंटेनर में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो के कितना भी डिक्रीज हो जाए, इस पर रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करेगी। और जब रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है तो आप ऐसे कह सकते हो कि पूरी की पूरी रिएक्शन के दौरान इसकी रेट कांस्टेंट बनी रहेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे डेफिनेशन की, अगर आपसे कोई बात करे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि वो सारी की सारी रिएक्शंस जिनकी रेट जो होती है वो रेट कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है या अमाउंट इंडिपेंडेंट होती है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। और ऐसी रिएक्शंस की जो रेट है वो थ्रू आउट द रिएक्शन क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। बात समझ में आई। दूसरी बात, आप एक चीज नोटिस यहां पर ये कर रहे हैं कि जब R इज इक्वल टू के हो गया तो इसका मतलब तो जो यूनिट रेट की होगी वही यूनिट किसकी होगी, बोलो के की होगी। तो कई बार ना आपको कोई ऐसा भी हिंट मिल सकता है कि ऐसी रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस के लिए जो रेट होता है उसकी यूनिट ही किसकी यूनिट होती है, बोलो रेट कांस्टेंट के की यूनिट। तो उस हिंट से आप ये समझ जाना कि वो कौन सी रिएक्शंस की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात कर रहा है। बात आपको समझ में आई यहां तक। अब हम बात करने वाले हैं इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के नेचर के बारे में कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती कैसी हैं। क्या ऐसी रिएक्शंस एलिमेंट्री होती हैं, या फिर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती हैं, या फिर ये रिएक्शन एलिमेंट्री भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, हमें ये समझना है। तो इसके लिए और एग्जांपल लेते हैं फिर से। मान लीजिए ए है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, और ऐसा मान लो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये वाली रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। ठीक है। अब एक बात बताइए, आप ही बताइए, इस रिएक्शन के एलिमेंट्री होने के लिए, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्री रिएक्शंस को कुछ जगह सिंपल रिएक्शन भी बोल देते हैं, दोनों एक ही बात है। तो सुनिए ध्यान से, इस रिएक्शन के एलिमेंट्री होने के लिए इस रिएक्शन की जो मोलेक्युलरिटी है वो मोलेक्युलरिटी किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर के इक्वल। और इसका ऑर्डर कितना है, बोलो जीरो। देखिए, मोलेक्युलरिटी तो ऑर्डर के इक्वल हो सकती है, लेकिन ऑर्डर यहां पर कितना है, जीरो। तो क्या कभी किसी रिएक्शन की मोलेक्युलरिटी जीरो हो सकती है अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर वो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है। देखिए, एलिमेंट्री से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, वो रिएक्शन सिंगल स्टेप है। तो आप ही मुझे बताओ कि एक रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है और आप ऐसे भी कह रहे हो कि उसकी मोलेक्युलरिटी कितनी है, बोलो जीरो। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि जीरो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना लें? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना रिएक्टेंट्स के पार्टिसिपेट किए प्रोडक्ट बन जाएं? क्योंकि मैं तो एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप उसी को बोलूंगा जिसके अंदर एक स्टेप में काम हो रहा हो और एक स्टेप में काम भी करवाना है, मोलेक्युलरिटी जीरो भी रखनी है। इसका मतलब यहाँ तो आपको कोई रिएक्टेंट लेना ही नहीं है, और जब तक रिएक्टेंट ही नहीं लोगे प्रोडक्ट कैसे बनेगा यहाँ पर। इसीलिए सुनना, कमाल की बात है, गजब की बात बता रहा हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो होती है ना, ध्यान से सुनना, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी एलिमेंट्री तो नहीं हो सकती। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कभी सिंगल स्टेप में प्रोसीड नहीं कर सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये बातें कोई नहीं समझाता है। मैं आपको बता रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की नेचर के बारे में कि वो रिएक्शंस एलिमेंट्री होंगी या वो रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स होंगी।
तो मुझे ये समझ में आ गया कि रिएक्शन कभी एलिमेंट्री नहीं हो सकती, कभी भी सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती। तो दोस्तों जब ये एलिमेंट्री नहीं हो सकती, जब ये सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली रिएक्शन कैसी होंगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी। हमेशा ये रिएक्शंस क्या होंगी, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होंगी, एक से ज्यादा स्टेप में प्रोसीड होंगी। समझ में आई बात यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल की बात करते हैं। कोई एक दो एग्जाम्पल तो आपको पता होने चाहिए ना कि ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होता है, तो अगर ये हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है अपने आप, इसको हीट करने पर डिकम्पोज हो रहा है, तब तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आप इसी को डिकम्पोज करवा रहे हैं गोल्ड की सरफेस पर, एयू सॉलिड मतलब गोल्ड की सरफेस पर, एयू आप जानते हैं गोल्ड होता है, अगर आप इसको इसकी सरफेस पर डिकम्पोज करवा रहे हैं तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। और अगर जीरो ऑर्डर है तो कॉम्प्लेक्स तो होगी ही होगी, उसको तो आप होने से रोक नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ बीच में। एक तो सब लोग जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं मतलब, ठीक है, वो साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर आपको कोई मतलब म्यूजिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हूँ कि आपने मतलब बिना कॉपी पेन काम में लिए वीडियो देखी, गाना सुन लिया और आपने कोई दिक्कत नहीं, आपका काम चल गया। आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें समझनी भी हैं, उनको नोट भी करने हैं अपने नोट्स के अंदर, और उसके बाद जब आपको रिवीजन करना हो तब आप अपने नोट्स की हेल्प से उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके लेक्चर 1 से लेक्चर 4 जो है वो जरूर देखें, जिससे आपको केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिटेल में ढंग से आपको समझ में आ सके और आपको ये चैप्टर और अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो एक तो आपको साथ साथ नोट करते रहना ये चीजें, जैसे जैसे मैं समझाऊं सारी चीजें पहले समझो फिर नोट करो। ठीक है, नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और फिर आप आगे समझो। ठीक है, और जिन्होंने अब तक पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हो, लेक्चर 1 से लेक्चर 4 जरूर देखें। अगला एग्जांपल, अमोनिया जब डिसोशिएट होता है N2 गैस प्लस 3H2 गैस में, ये प्लेटिनम की सरफेस पे होगा और लगभग जो टेम्परेचर रखते हैं वो 1153 केल्विन रखते हैं। आपको ये टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन भी होती है जीरो ऑर्डर। लेकिन एक काम की बात आपको यहाँ पर ध्यान से सुननी है। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक सवाल से, क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम समझते हैं। सवाल ये है कि क्या जो ऊपर आपको रिएक्शन दे रखी है वो जीरो ऑर्डर है? ऑलवेज is the above reaction is zero order always? क्या ऊपर जो रिएक्शन दे रखी है वो हमेशा जीरो ऑर्डर की है? तो आंसर है नो, बिल्कुल नहीं है, हमेशा जीरो ऑर्डर की नहीं है। ऊपर वाली रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है केवल और केवल किस पे? हाई प्रेशर पे। जब प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई होती है तो ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है, और अन्यथा जब प्रेशर लो हो तो यही रिएक्शन बन जाती है फर्स्ट ऑर्डर। आपको यहाँ पर ऐसे एग्जांपल्स रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं पूछेगा आपको एग्जांपल्स। लेकिन आपको मैं इस पॉइंट से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, इसका मतलब वो हमेशा नहीं है, वो फॉरएवर नहीं है, वो सदाबहार नहीं है कि वो हमेशा जीरो ऑर्डर ही रहेगी। जैसे ही कंडीशन चेंज होंगी, जैसे ही आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएंगे, उस रिएक्शन का ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो ऑर्डर होता है वो एक प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वांटिटी होती है। आप इसको एक्सपेरिमेंट से ही डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाई प्रेशर पे रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर है, और वही लो प्रेशर पे कैसी बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो अब तक हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में 3 बातें कर ली। पहली बात हमने की उसकी डेफिनेशन के बारे में, दूसरी बात हमने की जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की उसकी जो नेचर है कि कॉम्प्लेक्स होगी कि एलिमेंट्री होगी उसके बारे में, और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ तक समझा किसके बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से मैंने आपको ये समझाया कोई भी रिएक्शन हमेशा के लिए जीरो ऑर्डर नहीं होती, उसका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल
कंडीशंस पे। क्लियर है? चलिए समझते हैं अगला पॉइंट, और वो है इसका मैथमेटिकल पोर्शन जिससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। समझिएगा ध्यान से। मान लो कहीं पर a जो है वो कन्वर्ट हो रहा है b में। इसका कोफिशिएंट मैं यहाँ पर a मान लेता हूँ, इसका कोफिशिएंट मैं यहाँ पे b मान लेता हूँ, और इसका जो रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट मान लिया k, जिसकी यूनिट आप जानते हैं मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स। आप ऐसे मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 0 पर कंटेनर में सिर्फ a मौजूद था, जिसकी कंसेंट्रेशन मैं यहाँ से मान लेता हूँ a नोट। अब अगर अभी तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, तो मतलब b की अमाउंट वहां पर कितनी होगी? 0। ठीक है, और बेहतर होगा मैं यहाँ पर कंसेंट्रेशन की जगह इसको मोल में डील कर लूं, क्योंकि लास्ट में कंसेंट्रेशन निकालने के लिए आप उसको मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, या फिर आप इसको कंसेंट्रेशन में डील कर लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। अब समझिए, जब टाइम t पर ये कुछ a डिसोशिएट होगा तो b बनेगा। तो मान लीजिए कि जो आपकी a नोट इनिशियल मोलरिटी थी, कंसेंट्रेशन थी, इसमें से x मोल डिसोशिएट हो गया। तो x मोल डिसोशिएट होते ही यहाँ पर b कितना बनेगा, इसको ऐसे समझें। जिन स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता वो ऐसे समझें, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखो, इसकी स्टोइकियोमेट्री ऐसे कहती है कि जब इस a का a मोल रिएक्ट करेगा तो बताओ भैया b का कितना बनेगा? b बनेगा। तो आराम से इसको ऐसे लिख लो कि जब a का a मोल रिएक्ट करेगा तो b का कितना बनेगा? b बनेगा। समझ में आई? तो बताइए, जब a का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बताओ b कितना बनेगा? बोलो b बाई a बन जाएगा। तो जब a का x रिएक्ट करेगा तो उस वक्त b का कितना बनेगा? b बाई a इंटू एक्स। तो यहाँ पर ये बन जाएगा b बाई a इंटू एक्स। देखो ये कितनी आसान सी चीज है। आप में से पता नहीं ना जाने कितने से स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ढंग से नहीं सीखे होने की वजह से, या बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने की वजह से आप सवाल में यहां तक ही नहीं पहुंच पाते हो। आपके लिए तो यही बहुत बड़ी चीज होती है। ये बहुत सिंपल सी बात है, मैं फिर से समझा रहा हूं, अच्छे से समझना है इस बात को। देखिए, इसका कोफिशिएंट मुझे खुद बता रहा है कि जब a का a मोल रिएक्ट करेगा ना, तो देखिए b का b मोल बनेगा। तो आप ऐसे ही तो कहोगे ना कि इसके 1 मोल से कितना बन जाएगा? b बाई ए, और इसके x मोल से कितना बन जाएगा? b बाई ए इंटू एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे। चलिए, इसका मैं आपको एक मतलब अच्छा तरीका बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको ऐसे करना हो कि किसी रिएक्शन में एक स्पीसीज के टूटने या बनने से दूसरे की अमाउंट निकालनी हो, तो कुछ मत करना, ऊपर तो उसका कोफिशिएंट रख देना जिसकी अमाउंट आप पता लगा रहे हो, और नीचे उसका कोफिशिएंट रख देना जिससे आप पता लगा रहे हो। देखिए, ए से आप पता लगा रहे हो तो ए का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? ए है, और मल्टीप्लाई कर देना उस अमाउंट से जो उसकी रिएक्ट कर रही है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं सबसे पहले जो है आपको लिख के बता रहा हूं इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लो। सबसे पहले आपको मैं लिख के बता रहा हूं फिर से इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लो। एक एक चीज बहुत डिटेल में आराम आराम से धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0 बिकॉज इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आंसर जाएगा रेट इज इक्वल टू के। ये है इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लो। चलिए यहां हम कुछ ग्राफ समझ लेते हैं। जब आर का हमने के साथ रिलेशन देख ही लिया रेट का, तो कुछ ग्राफ हम समझ लेते हैं जिन ग्राफ के बारे में बार बार वो सवाल। पहला ग्राफ है रेट वर्सेज कंसेंट्रेशन ऑफ ए। क्या आप इस रेट के फॉर्मूला में कहीं पर भी कोई कंसेंट्रेशन टर्म देख रहे हैं? नहीं। इसका मतलब ए की कंसेंट्रेशन चाहे कितनी भी हो, इसकी रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसका ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेट है वो कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। दूसरा ग्राफ रेट वर्सेज टाइम, मतलब जब रिएक्शन चल रही होगी तो टाइम के साथ साथ उसकी रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि रेट के इक्वल है, और के जो है वो के टाइम इंडिपेंडेंट होता है। के तो टाइम पर डिपेंड करता नहीं है कि भाई के की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। के टाइम इंडिपेंडेंट होता है, आप ऐसे कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर रेट के पर डिपेंड है, के टाइम पर डिपेंड करता नहीं है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर रेट किसी और फैक्टर पर डिपेंड कर नहीं रही, तो यहाँ पर रेट जो है वो टाइम के साथ भी क्या रहेगी? कांस्टेंट, ठीक है। तीसरी बात, एक चीज और, जो रेट कांस्टेंट के है, इसका ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं कंसेंट्रेशन ऑफ ए के साथ।
कि ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो फिर से आपको बता दूं, ये रेट कांस्टेंट जो होता है वो कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, कंसेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो भी बन जाएगा कांस्टेंट इस तरीके से। तो देखिए 3 ग्राफ हमने समझे जो बिल्कुल बेसिक से ग्राफ है, और ये अपना एक्सपेरिमेंटल रेट लॉग है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, आगे काम अपने आएगी। ठीक है, चलिए अब हम लिखना सीखते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं वो यहाँ पर है, जिसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आपको याद दिलाने के लिए एक बार मैं इक्वेशन फिर से लिख लेता हूं। इक्वेशन थी ए से बी बन रहा था, इसकी मुझे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखनी है। तो आप जानते हैं कि जो रेट होती है वो इक्वल होती है क्या, इस ए के डिसअपियर होने की रेट अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ए के डिसअपियरेंस की रेट क्या होगी, डी ए बाई डी टी, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 1 अपॉन ए। ए क्यों है, क्योंकि ए इस ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू 1 अपॉन बी इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो बन जाएगा प्लस का डी बी बाई डी टी। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर। आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ऐसे कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर पहले मैंने आपको बताया था रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट किया था, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/b डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, a है। ठीक है, ये बन जाएगी। अब ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, आपको ये इक्वेशन तो ऐसे मान लो कि केमिकल काइनेटिक्स में लगभग सारे न्यूमेरिकल्स में लिखनी आनी ही चाहिए। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए ए की जो रेट है, ए में जो चेंज होने की रेट है, उस रेट को आप रिलेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट से, या जो बी में चेंज होने की रेट है उसको आप रिलेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट से। और अगर आपको ये वाला रिलेशन पता लग गया, मतलब आपके काइनेटिक्स का आपने पहला स्टेप सीख लिया है। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको लिखना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी फॉर्म में लिखना है और उसको इक्वल कर देना एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ के साथ। तो यहां से देखो, या तो आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो या आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, दोनों से ही आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, कौन सी, -1 अपॉन ए डी ए बाई टी टी इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के। ठीक है, अब समझिए, यहां आ जाएगा -1 अपॉन ए डी बाई डी टी। मुझे पुट करने है यहाँ पर वैल्यू ए की कंसेंट्रेशन, कब पुट करनी है तो वो यहां से समझते हैं। देखिए t इज इक्वल टू 0 पर तो a कितना था, t नॉट था, लेकिन जब आप dA बाई dt कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं a की कंसेंट्रेशन का टाइम के रेस्पेक्ट, तो हमें कंसेंट्रेशन टाइम t पर ही पुट करनी है। ठीक है, और t टाइम पे कंसेंट्रेशन कितनी है, a नॉट माइनस एक्स, तो चलिए पुट कर देते हैं उसमें। तो ये यहां रखने पर आ जाएगा a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के। ठीक है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बात बताइए, क्या जो ए नोट मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन, जो हमने ए नोट इनिशियल कंसेंट्रेशन ली थी वो तो कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन इसके टाइम के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस माइनस कितना बचेगा, प्लस, और ये बन जाएगा dx बाई dt, और यहाँ पर जो a था वो a चला जाएगा k के साथ, और यहाँ पर बन जाएगा a इंटू। यही वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो यही वो इक्वेशन है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं अवकल वेग समीकरण, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। समझ में आ गई बात आपको, क्यों बोलते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, समझिए ध्यान से। अगर आप उस रिएक्शन को देखेंगे फिर से, और आपसे मैं पूछूं कि बताओ ये x क्या बता रहा है, ये x आपको किसके बारे में बता रहा है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये x हमें बता रहा है किसी रिएक्शन की प्रोग्रेस के बारे में, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। कैसे बता रहा है प्रोग्रेस के बारे में, देखिए x जितना ज्यादा होगा तभी तो आप कहोगे ना कि रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में टूट के क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। x अगर कम होगा, अगर x की वैल्यू कम होगी तो आप कहोगे कि थोड़ा सा रिएक्टेंट ही टूट के क्या बना, बोलो प्रोडक्ट। तो रिएक्शन कितनी सक्सेस हुई है, रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड गई है, प्रोग्रेस आपको कौन बताता है, बोलो x बताता है। बात समझ में आई,
ठीक है, मतलब ए की कंसेंट्रेशन में चेंज कौन बता रहा है आपको, एक्स बता रहा है। और यहां पर आप ये देख रहे हैं, देखो dx बाई dt का मतलब क्या है, dx बाई dt का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ध्यान से सुनना, dx बाई dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x, मतलब मैं किसी प्रोग्रेस, किसी रिएक्शन के प्रोग्रेस की रेट देख रहा हूं कि वो रिएक्शन कितनी आगे जा रही है, और वो भी कौन सी फॉर्म में, यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में। तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जहां पर आप ऐसे कह सकते हो x तो है किसी रिएक्शन की प्रोग्रेस, और जो dx है, d बाई dt आपको ये बता रहा है कि किसी रिएक्शन की प्रोग्रेस की रेट क्या है, वो किस रेट से प्रोग्रेस कर रही है, किस रेट से रिएक्शन आगे जा रही है, वो बताता है आपको dx बाई dt इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पर a इंटू के। समझ में आ गया सबको। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रोग्रेस है किसी रिएक्शन की, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ए भी कांस्टेंट और के भी यहाँ पर क्या बोलो, कांस्टेंट है। समझ में आया। इसका मतलब सुनिए, एक बात बताओ, अगर ये सब रेट आर के बराबर है और मैंने कहा रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब तो आप जान रहे हैं कि देखो ए के डिसअपियर होने की रेट भी कांस्टेंट होगी टाइम के साथ, और बी के अपीयर होने की रेट भी टाइम के साथ क्या होगी, बोलो, कांस्टेंट होगी। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक की, मतलब कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले मैंने आपको रेट के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखिए, अपनी जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी वो थी dx बाई dt इज इक्वल टू a इंटू के। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि देखिए dx इज इक्वल टू a इंटू के इंटू डी टी, और अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करता हूं तो आप ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन में यहां तो लिमिट पुट करेंगे x की, और यहां लिमिट पुट करेंगे टाइम की। जिन स्टूडेंट्स को, जिन जेम वाले स्टूडेंट्स को जो मतलब 12th में बायो बैकग्राउंड से हैं, 12th में उनके मतलब मैथमेटिक्स नहीं थी और अभी IIT जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि सर इंटीग्रेशन में लिमिट किसकी कब कहाँ रखते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होता है ना, लिमिट उसी की रखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट किसकी रखेंगे, बोलो, x की। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है t के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट किसकी रखेंगे, t की रखेंगे। अब आप भी बताइए, जब टाइम जीरो था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तब क्या कोई थोड़ा बहुत भी रिएक्टेंट टूटा था क्या? तब x की वैल्यू कितनी थी, बोलो, जीरो। अरे उस टाइम x तो बिल्कुल नहीं टूटा था। अरे रिएक्शन में फिर से लिख देता हूं, यहाँ पर a से b बन रहा था। देखिए t बराबर जीरो पर अगर आपसे मैं पूछूं कि x कितना था, x कितना टूटा, तो कुछ भी नहीं टूटा। वो तो टाइम t पर a नोट में से x टूटा और ये bx बाई a बना था। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू जीरो पर x भी कितना था, जीरो था। जब टाइम t हो गया तो बताइए टाइम t पर x की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ कितना जाएगा, x। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। ठीक है, लिमिट पुट कहां से कहां तक करेंगे, जीरो से लेकर x तक, इज इक्वल टू, ये जो a है वो तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट है। k भी यहाँ पर क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट है। तो a और k को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट पुट कर देंगे जीरो से लेकर t तक। समझ में आया। इसको आगे सोल्व करने पर यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू के इंटू टी। और यही वो रिलेशन है जो अपने न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज्यादा काम में आने वाला रिलेशन है। क्यों है न्यूमेरिकल्स के लिए काम में आने वाला, वो मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है ना, इस रिएक्शन में ए नोट आपको पता है, क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन सवाल में दे देगा, मान लो आपको। ए और बी कोफिशिएंट भी आपको पता है। एकमात्र x, जिसको आप थोड़ी देर पहले कह के आए थे कि साहब ये तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है, इसको आप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बोल दे, इसको कई जगह एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। ये जो प्रोग्रेस है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, अगर मुझे कहीं से इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मेरा जो काइनेटिक्स पढ़ने का जो मकसद था, जो मेरा इरादा था, जो मैं सोच के आया था, वो मेरा पूरा हो जाएगा। मैंने पूछा कैसे, तेरा इरादा कैसे पूरा होगा? तो बोला था मैं तो ये सोच के पढ़ने आया था कि काइनेटिक्स में मुझे ये पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, बी की कंसेंट्रेशन कितनी है, ये बात मैं सोच के आया था। और जैसे मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला कि यहाँ तो एक्स आ रहा है जिसकी वैल्यू मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जैसे ही
जैसे ही आप x इज इक्वल टू ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे t के साथ में, तो आप यहाँ पर टाइम की कोई भी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू पता लगा सकते हैं, और जैसे ही x की वैल्यू आप पता लगा लेंगे आपके सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल हो जाएगा a इंटू के इंटू टी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की एक फॉर्म तो ये होती है, आप इसको भी कह सकते हो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, या फिर आगे हम किसी को किसी और में सब्स्टिट्यूट करके उसको भी आप बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए बात करते हैं कि कंसेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो रिएक्टेंट है उनकी जो प्रोडक्ट है उनकी टाइम टी पर समझते हैं। तो अपने पास ओरिजिनल रिएक्शन ये वाली थी। देखो आपको बार बार रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कॉपी में ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है, तो आप इसको वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए t बराबर 0 पर ये ए नोट था, ये कितना था 0। टाइम t पर ये ए नोट में से x टूट रहा था, ये बन रहा था b अपॉन a इंटू एक्स। सबसे पहले मुझे जानना है कि a की t टाइम पर कंसेंट्रेशन। अब आपको एक बात और सिखाता हूं, जब भी ऐसे सवालों में सब कुछ सोल्व करने के बाद आप a की कंसेंट्रेशन देखने जाओ, तो आपने जो शुरू में डेटा लिखा ना सवाल में, आपको वहीं सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। आपको चाहिए ए की कंसेंट्रेशन टी टाइम पर, तो यहां जाओ, और टी के सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, तो इस पे आ जाओ, और वो कितना है ए नोट, वो कितना है यहाँ पर, वो है यहाँ पर ए नोट माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो कितनी थी ए इंटू के इंटू टी। तो आप इसको फॉर्मूला लिख सकते हो ए एट टाइम टी बराबर, ये जो ए नोट है ये इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टी बराबर 0। अरे इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए की कंसेंट्रेशन टी बराबर 0 पर, माइनस आ जाएगा ए इंटू के इंटू टी। ये वो इक्वेशन है जिसके नाम से जीरो ऑर्डर को जाना जाता है मार्केट में। आगे आप देखोगे कहीं पर भी अगर हम बात आएगी जीरो ऑर्डर की, सबसे पहले हम भाग के इस इक्वेशन के पास आएंगे, अगर रिएक्टेंट के बारे में कुछ जानना है तो, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं बी की कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी आपको देखना है, फिर से सिखा रहा हूं एक बार समझिए। किसकी कंसेंट्रेशन देखनी है, बी की, किस टाइम पर, टी टाइम पर, तो टी टाइम के पास आओ। इससे पूछो कि बता मुझे टी टाइम पे मेरी कितनी कंसेंट्रेशन है, तो ये कहेगा बी के नीचे जाके देख ले, तो ये कहेगा बी बाई ए इंटू कितनी है एक्स, तो ये आ जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, a इंटू के इंटू टी, ए से a कटा, तो b की कंसेंट्रेशन t टाइम पर कितनी बन जाएगी, यहां से b के t। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से आप a और b की कंसेंट्रेशन पता लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अब एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, क्योंकि काइनेटिक्स में अगर सवाल पूछेगा तुमसे तो उसका बार बार जिक्र करने वाला है उस टॉपिक का, और वो टॉपिक होता है कि किसी रिएक्शन को किसी x% कंप्लीट होने में लगा टाइम, कि कोई रिएक्शन x% कितनी देर में कंप्लीट होगी। समझते हैं इसको, ध्यान से सुनिए। चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि उस टाइम को मैं बोल रहा हूं ty%। ध्यान से सुना, क्या बोल रहे हैं, इसको हम ty% बोल रहे हैं। तो देखिए ty% की वैल्यू जानने से पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि इस ty% का मीनिंग क्या है, इस ty% से मतलब क्या है। तो पहले हम इसका मतलब जानेंगे यहाँ पर, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ty% का मतलब ये होता है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर y% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन के y% पूरा होने में जो टाइम लगता है ना, उसको हम क्या बोल देंगे, बोलो ty%। अब यहां पर मतलब क्या है, किसी रिएक्शन के y% पूरा होने से मतलब क्या है, यहां से क्या कहना चाह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर y% डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, y% डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जब उसका रिएक्टेंट y% कंज्यूम हो जाएगा, या फिर मैं यूं कहूं कि जब उसका रिएक्टेंट जो है वो y% रिएक्ट कर जाएगा,
वो टाइम जिसमें उसका रिएक्टेंट y% रिएक्ट कर जाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम को हम बोल देंगे टी y%। क्लियर है? तो ये तो मतलब होता है टी y% का। एक दो एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो आपको कोई कह दे कि टी 70%, आपको कोई बोल दे टी 30%, आपको कोई बोल दे टी 80%। आपको इनके मतलब समझना है। देखिए टी 70% का मतलब रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट? 70% कंप्लीट। कौन? रिएक्शन 70% कंप्लीट। इसका मतलब ये तो 70% कंप्लीट हो गई। इसका मतलब रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हुआ बोलो? 30% कंप्लीट। इसका मतलब रिएक्शन 80% कंप्लीट हुआ। और किसी रिएक्शन के 70% कंप्लीट होने का मतलब है उसका जो भी रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कंज्यूम कितना हुआ होगा? रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हुआ होगा 70%, इसका रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ होगा 30%, इसका रिएक्टेंट कंज्यूम होगा 80%। और आप बहुत अच्छे से जानते हो अगर इसका रिएक्टेंट 70% कंज्यूम हुआ है तो बताओ बचा कितना होगा उस टाइम पे? 30% बचा होगा। इसका कितना बचा होगा? 70%। इसका कितना बचा होगा? 20%। तो देखिए वैल्यू वगैरह निकालना तो हम सीख लेंगे बाद में, फॉर्मूला तो हर कोई सीख लेगा। पहले आपको इस चीज का मतलब समझना है कि टी 70% का मतलब रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट? 70%। किसी रिएक्शन के 70% पूरा होने का मतलब उसका रिएक्टेंट कितना परसेंट कंज्यूम हुआ? 70%। मतलब बचा कितना उसका? 30%। बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब बात यह है कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो आपको कहीं पर किसी परसेंटेज रिएक्शन के कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम अगर आपसे पूछे तो कैसे उस टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे ये समझिए। तो देखिए मैं ऐसे कह सकता हूं कि एट t इज इक्वल टू टी y%, मतलब जब टाइम टी y% के इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम पर मान लीजिए अपने पास रिएक्शन ये वाली है जिसमें ए से कन्वर्ट हो रहा है बी बन रहा है। तो इस टाइम पर आप मुझे बताइए कि जो ए कंज्यूम होगा, मैं ऐसे कह सकता हूं कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो कंज्यूम है वो कितनी होगी? y% ऑफ इनिशियल। आपने जितनी इनिशियल उसकी अमाउंट ली होगी उसकी y% कंज्यूम हो जाएगी। मान लीजिए आपने t बराबर 0 पर इसकी अमाउंट आपने इनिशियल ए नोट ली थी, तो बताओ कितना कंज्यूम हो जाएगी? यहाँ से कंज्यूम हो जाएगी ए नोट इंटू वाई बाई कितना हो जाएगा? 100। समझ में आ गया? और अगर ये ए नोट इंटू वाई बाई 100 है तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब टाइम टी y% के इक्वल हुआ होगा तो मैंने आपको ऐसे कहा था कि ए नोट में से कितना टूटता है? x। और ये कितना बन रहा है बोलो? b अपॉन ए इंटू एक्स। आप ही कह रहे हो कि सर जब टाइम टी y% के बराबर होगा तो जो ए कंज्यूम हुआ होगा वो कितना हो जाएगा? ए नोट इंटू वाई बाई 100। क्या ए जो कंज्यूम हो रहा है वो x ही है क्या? अरे ध्यान से देखो इस रिएक्शन में ए जो कंज्यूम हो रहा है वो कौन है? x। इसका मतलब सुनिए, जब टाइम होगा टी y% के बराबर उस वक्त x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए नोट इंटू वाई बाई 100। और इसकी वैल्यू मैं पहले से जानता हूं कितनी होती है? a इंटू के इंटू टी। और अब t की जगह कितना पुट कर देंगे? टी y%। तो आप ही बता दो, आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि यहां से ty% की वैल्यू, ty% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? यहां से ए नोट इंटू वाई अपॉन 100 इंटू ए इंटू के। यही वो फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको बताता है किसी रिएक्शन के, किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के y% कंप्लीट होने में लगा टाइम। अब आप ही बताइए मुझे इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? y चाहिए, तो y तो अगला सवाल में देगा ही। अरे मान लो सवाल में आपको कहे कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम बताओ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। रेट कांस्टेंट की आपको क्वेश्चन में देगा, a है वो a का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, दिया हुआ मिलेगा। इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर आपको कोई दे दे, अगर आपको पता हो उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो आप इजीली क्या बता सकते हो? उसका y% कंप्लीट होने में लगा टाइम। कैसे बताएंगे वो सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ t 20% की वैल्यू, तो आप कहेंगे यहां पर a नोट, y की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 20 अपॉन 100 इंटू a इंटू रेट कॉन्स्टेंट के। तो सोल्व करने पर आप ही बता दो कितना आ गया? यहां से आ जाएगा a नोट अपॉन कितना आ जाएगा? यहां से a नोट अपॉन आ जाएगा 5a के। बताइए टी 50% की वैल्यू, टी 50%, तो बताओ इस y की जगह कितना पुट करेंगे? 50।
और 50 100 से कितना टाइम कट जाएगा, 2 टाइम्स। तो यहां पर फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख देता हूं, ए नॉट अपॉन कितना बन जाएगा, 2 इंटू के। और ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कमाली फॉर्मूला है, इसी से बहुत सारे सवाल पूछता है। क्यों पूछता है, पहले तो इसका नाम कुछ अलग होता है, वो सुनिए। बताइए टी 50% का मतलब क्या है। टी 50% का मतलब ये है कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई, और रिएक्शन अगर 50% कंप्लीट हो गई, इसका मतलब जो रिएक्टेंट है इस टाइम पर जो रिएक्टेंट है वो 50% कंज्यूम हो गया। और किसी रिएक्शन का वो टाइम जब उसका रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हो जाता है, उसको बोलते हैं उसकी हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, उसकी हाफ लाइफ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2 इंटू ए इंटू के। समझ में आ गया क्या। तो आपको कोई पूछे कि हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है, तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन है वो टाइम जिस टाइम पर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, या फिर उसको यूं कह दो उसका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट 50% कंज्यूम अगर हो रहा है तो उसको बोल देंगे उसकी हाफ लाइफ। क्लियर है यहां तक। चलिए एक टाइम और कैलकुलेट करते हैं, और वो टाइम है टी 100%। और जैसे ही आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे y की कितनी 100, तो नीचे यहां पर कितना है, सॉरी 100 आएगा यहाँ पर, नीचे यहाँ पर कितना है 100 इंटू ए इंटू के, तो ये इससे पूरा कम कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100 ए नॉट अपॉन ए इंटू के। टी 100% मतलब रिएक्शन क्या हो गई बोलो, 100% कंप्लीट, 100% कंप्लीशन। मतलब क्या हुआ कि उसका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100% कंज्यूम हो चुका होगा। अब और रिएक्टेंट नहीं बचा, इसका मतलब रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी, और अब वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम को, जब रिएक्शन आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना, इसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन। बात समझ में आई। तो आपने जीरो ऑर्डर में सीखा कि एक तो लाइफ टाइम होती है किसी रिएक्शन की जिस पर वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और जीरो ऑर्डर के लिए लाइफ टाइम आता है ए नॉट अपॉन ए इंटू के। दूसरा, एक वो टाइम होता है जब रिएक्शन अपनी इनिशियल का 50%, सॉरी रिएक्टेंट अपने इनिशियल का 50% कंज्यूम हो जाता है, या फिर वो रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, उसको बोलते हैं उसकी हाफ लाइफ। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। चलिए, आपने अब तक ये सीखा कि टी y% का मतलब क्या है, आपने ये सीखा उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कई बार इसी रिएक्शन को, इसी सवाल को अलग तरीके से पूछ लेते हैं। कैसे, आपसे क्या करता है कि सवाल में वो टी 50% नहीं पूछ के आपको ऐसे पूछ लेगा टी हाफ बता, इस रिएक्शन का टी हाफ क्या है। और टी हाफ का नाम सुनते आप हो जाएंगे कंफ्यूज, क्या टी हाफ तो पता ही नहीं क्या होता है। तो देखिए टी हाफ का सिंपल सा मतलब है कि जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई हो, हाफ मतलब मिडवे तक पहुंच गई हो, वो रिएक्शन अपने इनिशियल की, रिएक्टेंट अपना इनिशियल का हाफ मतलब 1 सेकंड उसकी अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर गई हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास में किसी चीज का परसेंटेज होता है, ध्यान से सुनना, तो उस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो। शायद मुझे ऐसे पता है कि जब आप किसी की फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से परसेंटेज आ जाता है। अरे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए ये बात, कि जब आप किसी चीज की फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से, तो क्या देता है आपको, बोलो परसेंटेज देता है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं टी 50% लिख दूं, तो मुझे इसी टाइम को लिखना है किसकी टर्म्स में, मुझे इसी टाइम को लिखना है किसकी टर्म्स में, फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो बताइए परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज में 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 50 में 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब घबराना नहीं है, इसका मतलब जो मतलब टी 50% का होता है वही टी हाफ का होता है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए नॉट अपॉन कितनी आएगी, 2 इंटू ए इंटू के। समझ में आया क्या। तो अगर आपको कहीं पर ऐसे पूछ ले टी हाफ कितना, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको सवाल में पूछ ले कि टी 3/4 की वैल्यू बता कितनी है। अब आप टी 3/4 तो जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं कितना होता है टी 3/4। तो आप एक काम कर लो, इस t/3/4 को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको आप जानते हैं, और वो क्या होता है, परसेंटेज। तो बताइए फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे पता है जब मैं 3/4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से,
तो मेरा बन जाएगा परसेंटेज, और यहां से आ जाएगा 75%। मतलब जो वैल्यू t 75% की है वही टाइम क्या है, t 3/4 है। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, a नोट इंटू y की वैल्यू 75 अपॉन कितना होगा यहाँ पर 100 इंटू a इंटू k, और सोल्व करने पर यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a नोट अपॉन a नोट इंटू 3/4 इंटू a इंटू k, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। तो चाहे आपको कोई t x% पूछे या आपको t 1/n पूछे, आप दोनों की वैल्यू यहां से बता सकते हैं। चलिए आपके लिए थोड़ा सा और सिंपल बना देता हूं, इसको और आसान बना देता हूं। क्या, जब t x% की टर्म्स में बात करें, ty % मान लेते हैं, हम y की बात करते हैं, ty % की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला आपने देखा क्या होता है, a नोट अपॉन कितना होता है यहाँ पर, a नोट अपॉन यहाँ पे कितना होता है 100, यहाँ पर y और यहाँ पर a इंटू k। अगर सवाल में किसी nth फ्रैक्शन के बारे में पूछ ले कि इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, a नोट अपॉन a इंटू के तो वैसा का वैसा रख लेना है। अब और क्या चेंज आएगा वो यहां से समझ लेते। देखिए यहां है परसेंटेज और आपको 1/n को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, किसी की फ्रैक्शन इंटू 100। आप चाहते हो आपके पास फ्रैक्शन कितनी है, यहाँ पर 1/n है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, y % में आना चाहिए। तो आप ही मुझे बता दो कि y की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो 100/n, और जैसे ही आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट करोगे 100/n, 100 से 100 कट जाएगा और n कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ये बन जाएगा परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। दोनों की दोनों बातें, चाहे वो परसेंटेज में पूछे चाहे वो फ्रैक्शन में पूछे, दोनों एक ही बात को बता रही है। बस फर्क ये है कि परसेंटेज के केस में हम इनिशियल 100 मान के चल लेंगे, और जब मुझे फ्रैक्शन देगा तो हम इनिशियल 1 मान के चल लेंगे। बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क यहाँ पर नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ये बातें थी सारी की सारी टाइम से रिलेटेड। क्लियर है? चलिए अब हम जो इसमें बचे हुए ग्राफ हैं, जो ग्राफ हमने अब तक नहीं पढ़े हैं, उन ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं कि जीरो ऑर्डर से कौन कौन से ग्राफ पे सवाल बन सकते हैं, वो सारी बातें हम कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला मैं रिएक्शन मान रहा हूं, यहाँ पर वही अपनी रिएक्शन है जिसमें ए से बन रहा है बी। मुझे पहला ग्राफ यहाँ पे बताना है कंसेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेज टाइम टी के बीच में, कि ए की कंसेंट्रेशन टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही है। तो आपको पता है कि इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो AT इज इक्वल टू कितना, अपने पास फॉर्मूला A नोट माइनस A इंटू के इंटू टी। बताइए ग्राफ किसके बीच में बनाना है आपको, ग्राफ बनाना है हमें A एट टाइम T और इस टाइम के बीच में। तो देखिए एक काम किया करो, जिन बच्चों को नहीं आता, जो बायो बैकग्राउंड से हैं, जिसके साथ ग्राफ बनाना है उसमें इसको तो मान लो y और इसको मान लो x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के देखो y है और यहाँ x है। अब बीच में ए नोट है, तो ए नोट तो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, प्लस यहाँ पर ए इंटू के भी क्या है बोलो, कांस्टेंट। तो ये फॉर्मेट बन जाएगा y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। और आपको थोड़ी सी ये नॉलेज रखनी होगी कि ये जो फॉर्मूला होता है, ये ग्राफ बनाता है किसका, स्ट्रेट लाइन का, जिसका इंटरसेप्ट जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, इंटरसेप्ट तो इसका क्या होगा, c होगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए नोट, और इसकी जो स्लोप होगी वो स्लोप होती है m, और इसकी यहाँ वैल्यू कितनी है, माइनस ए इंटू के। देखिए जब आप m को कंपेयर करेंगे इससे तो यही तो आएगा ना, तो इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस ए इंटू के। तो बना देते हैं इसका ग्राफ। ये यहाँ पर a एट टाइम t है, ये t है, इसका इंटरसेप्ट कौन है, a नोट, पॉजिटिव ही होगा, इसकी स्लोप क्या है, माइनस ए इंटू के, तो ये क्या होगी, नेगेटिव। तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, क्या मैं इसको t बराबर 0 बोल सकता हूँ क्या, अरे ये बात भी बहुत समझनी जरूरी है। क्या इस ओरिजिन पे यहाँ पे मैं टाइम 0 बोल सकता हूँ क्या, यस। आप ही बता दो, जब टाइम 0 था, मतलब जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई थी, तब ए की कंसेंट्रेशन कितनी थी, ए नोट, मतलब यहाँ कौन आ जाएगा, ए नोट। अब बात करता हूं मैं इस पॉइंट की, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को कान खोल के सुनना अपने इस पॉइंट को। क्या इस पॉइंट पर ए की जो कंसेंट्रेशन है टी टाइम पर वो 0 हो गई क्या, यस। जब किसी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ही 0 हो जाए, मतलब वो रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई, और वो टाइम जिस पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, क्या उसको मैं
टी 100% नहीं बोलूंगा क्या, इसका लाइफ टाइम नहीं बोलूंगा क्या, बिल्कुल बोलेंगे। तो ये जो टाइम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टी 100% को, इसके लाइफ टाइम को, और जिसकी वैल्यू होती है ए नोट अपॉन ए इंटू के, जो हम अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। जिन बच्चों को ये बात ऐसे समझ नहीं आती तो आप सिंपल सा मतलब एक बात याद रखें कि इस y एक्सिस के ऊपर तो आप x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, जहां भी पूरी की पूरी y एक्सिस है वहां तो आप x 0 पुट कर सकते हो, और जहां x एक्सिस है उस पूरी एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस चीज को देखिए यहां लगाते हैं, अगर मुझे इस पूरी y एक्सिस पे कोई वैल्यू निकालनी है तो इस पे मैं 0 पुट कर सकता हूँ, किसको, टाइम को 0 पुट करता हूँ, x एक्सिस कौन है, टाइम है। तो जब आप इस इक्वेशन में टाइम 0 पुट करेंगे तो आप ही बता दो ए नोट किसके बराबर आएगा, सॉरी ए टी किसके बराबर आएगा, ए नोट के। तो यहाँ ये पॉइंट कौन बन जाएगा, ए नोट। जब आप इस एक्सिस को पे वैल्यू निकालने के लिए ए टी को 0 पुट करेंगे तो टाइम की वैल्यू यहाँ से अपने आप कितनी आ जाएगी, ए नोट अपॉन ए के। और यहाँ पर ये रिएक्शन खत्म हो रही है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो 0 हो रही है, इसीलिए इस टाइम का नाम हमने क्या दे दिया, टी 100%, या क्या बोल देंगे, बोलो, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। बात सबको समझ में आ गई होगी पहले ग्राफ की, क्लियर है। चलिए बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे ग्राफ की, वो है कि हमें बताइए बी की कंसेंट्रेशन टाइम टी के साथ वर्सेस टाइम, ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा। तो वही बात है, सबसे पहले आपको रिलेशन ढूंढना होगा। तो हमने देखा था बी की कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होती है, ए इंटू के इंटू टी। बायो वाले बच्चों खासकर ध्यान से सुनना, अब की बार आपको ग्राफ बनाना है बी टी, मतलब ये कौन अपना वाई एक्सिस, और ये टाइम है, इसको क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस। तो ये तुम्हारा y बन गया, ये देखो तुम्हारा टाइम क्या बन चुका है यहाँ पर x। अब इस बार देखो इसमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा, तो ये सिंपल y इज इक्वल टू mx बन जाएगा। ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, क्या आपको इसमें कहीं पर भी कोई इंटरसेप्ट वाली टर्म नजर आ रही है, क्या इसमें आपको कहीं पर कोई सी नजर आ रहा, नहीं, मतलब इसका इंटरसेप्ट कितना है, 0। और अगर इसका इंटरसेप्ट 0 है मतलब ये लाइन कहां से पास करेगी, ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। कैसे बनेगा अगर आप समझिए जरा, यहाँ आ जाएगा बी की कंसेंट्रेशन टाइम टी पर, यहाँ क्या आ जाएगा, टाइम y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये पास करेगी ओरिजिन से, और इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो ये कुछ ऐसे पास। क्लियर है यहाँ तक। आपसे कोई पूछे बताओ इस लाइन की स्लोप जो है, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, तो इसकी जो स्लोप है वो बन जाएगी a इंटू के। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर सुनना ध्यान से, क्या ये लाइन जो है, ये वाला जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ जाता रहेगा या कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा, ये बात हमें जाननी है। एक बात बताना कि जब ये रिएक्शन चल रही होगी तो रिएक्शन कभी ना कभी तो खत्म होगी, और जब तक ये रिएक्शन चल रही है तब तक तो देखिए बी की कंसेंट्रेशन लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना टाइम बढ़ेगा, जब तक रिएक्शन चल रही है तब तक बी की कंसेंट्रेशन भी बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन खत्म हो जाएगी, जैसे ही वो टी 100% आएगा, क्या उसके बाद और आगे रिएक्शन होगी, क्या नहीं होगी। और रिएक्शन के बंद होते ही क्या बी और बनना बंद हो जाएगा, क्या बिल्कुल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में अब बी में और इंक्रीमेंट नहीं होगा, और अब बी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। और ऐसा कब होगा, ऐसे कौन से पॉइंट पे होगा, ये जिस पॉइंट पर ये बी की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होगी, इस टाइम को हम बोलते हैं टी 100%, मतलब यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई और इसके बाद बी और बनना बंद हो जाएगा, और ये बी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। और आपको मैं बता दूं इसके कोरेस्पॉन्डिंग, ध्यान से सुनना, काम की बात है, तो इस टी 100% के कोरेस्पॉन्डिंग जो बी की कंसेंट्रेशन है जो यहां आ रही है, इस कंसेंट्रेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं बी की वो कंसेंट्रेशन जो मैक्सिमम है, जितनी बननी थी उतनी बन चुकी, अभी उसकी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है, इससे ज्यादा बी नहीं बन सकता, बी सिर्फ इतना ही बन सकता है, इसके बाद बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। और आपसे मैं पूछ रहा हूं बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपसे कोई पूछे भाई बी कितना बन सकता है मैक्सिमम, तो जरा समझते हैं, सुनिए ध्यान से।
ये रिएक्शन है ए से बना, बोलो बी। अरे ध्यान से सुनना, पहले समझना अच्छे से। इसकी इनिशियल अमाउंट आपको ए नोट दे रखी है, 0 था, मतलब टी बराबर 0 पर कितना दे रखा है, ए नोट वाली कितना था 0। टाइम टी पर, मान लो टी 100% पर, आप कह रहे हो ए पूरा खत्म हो जाएगा। जब ए पूरा खत्म होगा तो ए तो बिल्कुल नहीं बचेगा। बताओ बी कितना बनेगा, बी बनेगा ए नोट। मैंने बताया था कि ऊपर किसका कोफिशिएंट, खुद का कोफिशिएंट, ऊपर कितना आएगा बी। नीचे किसका कोफिशिएंट, जिससे बना रहे हैं उसका कोफिशिएंट, तो नीचे कितना आएगा ए। तो ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को ही हम बोलते हैं बी की वो मैक्सिमम अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दौरान बनेगी। समझ में आ गया क्या? इसका सिंपल सा अगर हम आपको तरीका बताऊं बी मैक्स निकालने का, तो तरीका ये है, क्या वो है, कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, जो आपका रिएक्टेंट है उसका कोफिशिएंट, इनटू इनिशियल अमाउंट ऑफ ए, इनिशियल अमाउंट ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप बी की मैक्सिमम कंसेंट्रेशन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम इतना बी बन सकता है, इससे ज्यादा बी यहां पर नहीं बनेगा। तो ये थे दो ग्राफ, ए के बी टाइम के साथ और बी के ग्राफ है टाइम के साथ। तीसरा ग्राफ समझिए, थर्ड। तीसरा ग्राफ कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जिसको मैंने एक्स बोला था, उसका ग्राफ बताना टाइम के साथ। तो देखिए x इज इक्वल टू, अपने पास इक्वेशन आई थी a इंटू के इंटू टी। तो इस बार आपसे x का ग्राफ पूछ रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। तो देखिए यहां से क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी सीधी। तो ये बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। लेकिन फिर से जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी, तो रिएक्शन की प्रोग्रेस भी रुक जाएगी। तो इस t 100% पर, ये जो t 100% है, इस t 100% पर अगर आप इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। और ग्राफ समझते हैं इसके। अगला ग्राफ समझिए कि जो ty% है, या और जो t1/n है, इसका ग्राफ आपको बनाना है किसके रेस्पेक्ट में, ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला, चाहे वो ty% हो, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए नोट इंटू वाई अपॉन 100 इंटू ए इंटू के। और अगर टी 1/1 की बात कर रहे हो तो कितना बन जाएगा, ए नोट अपॉन एन इंटू ए इंटू के। आप ही बता दो मुझे, क्या इस केस में ty% ए नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है? यस। क्या t1/n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है। तो इन दोनों से मैं ऐसे कह सकता हूं कि चाहे आपका ty% हो या आपका t1/n हो, दोनों के दोनों ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन की पावर 1 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। यहां मैं लिख रहा हूं ty% भी हो सकता है, या फिर आप t1/n ले लो, और यहां पर जो ग्राफ है किसका, टाइम के साथ है। जब ये दोनों के दोनों ए की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, सॉरी यहाँ पर टाइम के साथ नहीं बना रहे, यहाँ पर हम ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन के साथ बना रहे हैं। जब ये इस ए की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन। क्लियर है सबको? तो ये सारी बातें थी टाइम से रिलेटेड सवाल करने के लिए, जो हमने यहाँ पर कर ली है। तो चलिए ये सारी की सारी बातें हम अप्लाई करने वाले हैं अब एक सिंपल सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर। और उस सिंपल रिएक्शन से मेरा मतलब क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट जो है वो के मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए लिख के बता रहा हूँ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो उससे पहले आप इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस dA/dt, डिवाइड 1 से करेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इज इक्वल टू dB/dt, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू ए की पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। इसके बाद अगर मैं लिखूं इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन dx/dt, तो आपको याद है dx/dt की वैल्यू कितनी आती थी, a इंटू के। लेकिन यहां पर तो इस केस में a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये k। ठीक है, तीसरा केस, थर्ड। अगर मैं बात करूं इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, तो आता था x इज इक्वल टू a इंटू के। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू a इंटू के टी। ठीक है, ऐसे ही जो a की कंसेंट्रेशन है टाइम t पर, वो आ जाएगी a नॉट
माइनस ए नहीं आएगा, सिंपल कितना आएगा के इंटू टी, और बी की कंसेंट्रेशन टी टाइम पर कितनी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी के इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम बात करते हैं टी वाई परसेंट के बारे में। तो इस रिएक्शन के लिए जो टी वाई परसेंट है उसकी वैल्यू देखो, पहले इसकी वैल्यू हुआ करती थी ए नोट इंटू वाई, ठीक है, अपॉन 100 इंटू ए इंटू के। अब ए कितना, 1, तो सिंपल कितना बन जाएगा 100 इंटू के। ऐसे टी 1/1 की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी आएगी, ए नोट अपॉन एन इंटू के, क्योंकि ए यहाँ पर कितना बन गया 1। तो सिंपली इसके लिए टी हाफ कितना आएगा, इसके लिए टी हाफ आ जाएगा ए नोट अपॉन 2k। आपसे अगर मैं पूछूं इसके लिए जो टी 100% है वो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए नोट अपॉन के। ठीक है, अब एक बात और बताओ, यहाँ पर ये तो होती है लाइफ टाइम और ये होती है हाफ लाइफ। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि टी 100% जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए 50% का डबल होता है? क्या टी 100% टी 50% का डबल होता है, ऐसे बोल सकते हैं कि अपन इससे? बिल्कुल बोल सकते हैं। अरे आप यहाँ से देख तो रहे हो ना, ये वाला जो नंबर है वो इसका क्या है, बोलो डबल है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब सुनिए क्या कहना चाह रहा है। इस बात से ये कहना चाह रहा है कि अगर तुमने इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 ली, तो इस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन को 100 से जीरो होने में अगर लग रहे हैं यहाँ पर 20 मिनट, कितने मिनट लग रहे हैं, 20, तो इसको 100 से 50 होने में कितने मिनट लगेंगे, इसको 100 से 50 होने में 10 मिनट लगेंगे। अरे यही तो बता रहा ना, क्या कि अगर किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का लाइफ टाइम अगर x है तो फिर उसका हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, x/2। मतलब सुनिए, जो यहां से लेकर यहां तक आने में जो 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई है उसमें कितना टाइम लगा है, 10 मिनट। तो अगले 50% कंप्लीट होने में भी कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट। मतलब यहाँ पर 100 से 50 होने में कितना टाइम लगा, 10। तो बताओ 50 से 0 होने में, सॉरी मैं परसेंटेज गलत बोल गया, यहाँ पर परसेंटेज नहीं आना आएगा। मेरा कहने का मतलब है, देखिए 100 से लेकर 50 तक आने में कितने का चेंज हुआ, बोलो 50 का। 50 से 0 तक जाने में कितने का चेंज हुआ, 50 तक का, 50 का। तो अगर कंसेंट्रेशन में चेंज इक्वल है तो टाइम भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप बताइए, मान लो ये 100 में से 25 कम हुआ होता तो बताओ कितना बचेगा यहाँ पर, 75। ठीक है, फिर मान लो यहाँ पे अगला 50 कम हुआ तो कितना बचेगा, 50। फिर मान लो 75 कम हो गया तो कितना बचेगा, बोले 25। जब यहां से लेकर यहां तक आने में 20 मिनट लग रहे हैं, तो आपने जब बीच का पता लगाया तो इसका आधा कर दिया, तो कितने मिनट लगे, 10 मिनट। तो बता दो आप यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो लगेंगे 5 मिनट। क्यों लगेंगे 5 मिनट, क्योंकि सुनिए, कुल टाइम यहां से लेकर यहां तक का कुल टाइम कितना है, 20। उसमें से 5, 100 से 75, मतलब 25 टूटने में, 5 अगले 25 टूटने में, 5 अगले 25 टूटने में, और 5 अगले 25 टूटने में। सिंपल सी बात ऐसे कह सकते हो कि जीरो ऑर्डर में इक्वल अमाउंट जो होती है वो डिसोशिएट होती है इन इक्वल टाइम। किसी भी रिएक्टेंट की जो अमाउंट डिसोशिएट होती है ना जीरो ऑर्डर में, तो वो इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम में डिसोशिएट होती है। समझ में आ गया? इसको और समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं, सुनिए जरा, और ढंग से समझते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर किसी की कंसेंट्रेशन शुरू में 20 है, उसको मान लीजिए 20 से 10 होने में कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट लग रही है। तो बताओ यहां से 20 से 10 होने का मतलब कितना रिएक्ट किया उसने, 10 किया। तो अगला 10 रिएक्ट करने में भी कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। अगर मैं कहूं कि 20 से उसने सिर्फ 5 ही रिएक्ट किया, 15 बच गया, तो बताओ इसमें कितना टाइम लगा होगा, 10 मिनट लगे होंगे। अरे भाई यहां से लेकर यहां तक पूरे कितने लगे, 20। आप इसका आधा ही तो कर रहे हो ना, तो इसमें कितने लगे होंगे, 10। इसमें भी कितने लगेंगे, 10। अगर आप इसका आधा कर रहे हो यहाँ पर कि भाई मान लो 20 का 30 रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा, सॉरी 30 नहीं, 20 जो टोटल 20 था, उस 20 में से 15 रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा, मतलब बचेगा कितना यहाँ पर, 5। तो उसमें भी 10-10 मिनट लगेंगे। तो आप कह सकते हो कि देखो पहले 5 को रिएक्ट करने में 10 मिनट लगे, अगले 5 को रिएक्ट करने में 10 मिनट, अगले 5 को रिएक्ट करने में 10 मिनट, और लास्ट 5 को रिएक्ट करने में भी 10 मिनट लगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आप इस सवालों को इस ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हो। लास्ट एग्जाम्पल इसका, लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में
अगर कोई ए नोट से गया ए नोट बाई 2 तो उसको टाइम लग रहा है कितना, टी हाफ। तो उसको ए नोट बाई 2 से बताओ ए नोट बाई 4 जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं कह दूंगा जितना टाइम पहला लग रहा था उसका आधा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसके लिए टी हाफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। पहले कंसेंट्रेशन ए नोट थी तब टाइम कितना था, टी हाफ। जब कंसेंट्रेशन ए नोट बाई 2 हो गई, मतलब पहले वाले की भी हाफ हो गई, तो इसमें लगने वाला टाइम भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लो ए नोट से हो रहा है ए नोट बाई 8, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, पहले लग रहा था टी हाफ बाई 2, अब कितना लगेगा, टी हाफ बाई 4। मतलब जैसे जैसे कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी उसका टी हाफ भी लगातार कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ गया सबको। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जीरो ऑर्डर के एग्जांपल, जीरो ऑर्डर की नेचर, जीरो ऑर्डर के डेफिनेशन, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी बातें, उसके ग्राफ, ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।